हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्याज के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें जो ब्याज के सिद्धांत है, अलग अलग ब्याज के जो सिद्धांत है, उनसे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। साथ में हम ब्याज के जितने भी सिद्धांत है, ब्याज के कुल कितने 7 सिद्धांत है, कितने 7 सिद्धांत है, तो सातों सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने जैसे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, इन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। आज की जो ये हमारी क्लास है, कोई भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो, जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या यूजीसी नेट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और जैसे हम मध्य प्रदेश में भी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो हम पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऋण दे निधि सिद्धांत, यानी लोनेबल फंड थ्योरी। जो ब्याज का जो सिद्धांत है, लोनेबल फंड थ्योरी, तो ये किसने दिया? ये सिद्धांत सबसे पहले नटविक्सेल ने दिया, बाद में बर्टिनोलिन, लिंडाल, इन अर्थशास्त्रियों ने आगे और विकसित किया। तो देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से फलन है, यानी ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फलन है? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर निवेश का भी फलन होता है इस सिद्धांत के अनुसार। मुद्रा की अपसंचय की इच्छा का भी फलन होता है और मुद्रा की मात्रा का भी फलन होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अब देखिए आगे देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। देखिए ये सिद्धांत के बारे में देखते हैं आगे। तो देखिए जो ब्याज का जो लोनेबल फंड थ्योरी है, ये क्या है? ब्याज का ये नव क्लासिकल सिद्धांत है। ये ब्याज का नव शास्त्री यानी न्यू क्लासिकल, यह ब्याज का न्यू क्लासिकल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? नटविक्सेल, जो कि क्या है? स्वीडिश अर्थशास्त्री है। इन्होंने सबसे पहले दिया, किसने? नटविक्सेल ने। बाद में किन किन ने विकसित किया? तो देखिए ओलिन, बर्टिनोलिन, मेडाल, लिंडाल, रॉबर्टसन और जेम्स वाइनर। तो ये अर्थशास्त्री, इन अर्थशास्त्रियों का नाम याद रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि जो ब्याज का लोनेबल फंड थ्योरी है। देखिए इस सिद्धांत से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि ब्याज का जो लोनेबल फंड थ्योरी है या ऋण योग निधि सिद्धांत है, वो किन किन अर्थशास्त्रियों ने दिया? तो सबसे पहले दिया नटविक्सेल ने, उसके बाद ओलिन, मेडाल, लिंडाल, रॉबर्टसन और वाइनर ने, इन अर्थशास्त्रियों ने ये सिद्धांत दिया। और ये जो सिद्धांत है ये क्या है? ब्याज का न्यू क्लासिकल सिद्धांत है। अब देखिए इसमें ब्याज दर का निर्धारण किससे होता? तो देखिए ब्याज की दर ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है। देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किससे निर्धारित होती है? तो वो होती है ऋण योग्य निधियों की मांग, ऋण योग्य निधियों की मांग और ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति, इन दोनों के द्वारा ये ब्याज दर निर्धारित होती है। जहां पर ऋण योग्य निधियों की मांग और ऋण योग्य निधियों की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी, वहां पर ब्याज दर निर्धारित होगी। अब देखिए ऋण योग्य धन या ऋण योग्य निधियों की मांग निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऋण योग्य निधियों की मांग के उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए एक तो क्या है? ऋण योग्य निधियों की मांग निवेश के उद्देश्य से की जाती है। दूसरा की है जमाखोरी यानी होर्डिंग, इसके उद्देश्य से की जाती है। दूसरा है अबचत। तो ये 3, निवेश, जमाखोरी और अबचत, ये क्या है? ऋण योग्य निधियों की मांग के 3 उद्देश्य है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो देखिए सट्टा उद्देश्य यानी स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये सिद्धांत ये किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये किन्स के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए हम ब्याज का जो किन्स का सिद्धांत है वो देख लेते हैं। उसमें
मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य है। मुद्रा की मांग के कितने उद्देश्य है? 3 उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ब्याज के सिद्धांत के बारे में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो देखते हैं कि मतलब जो अलग अलग सिद्धांत है किसने दिए, मतलब जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वहां से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो देखिए ब्याज का त्याग सिद्धांत ये किसने दिया? सीनियर ने। ये मिलान वाले क्वेश्चन से लिया मैंने कि ब्याज का त्याग सिद्धांत ये किसने दिया? सीनियर ने। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत यानी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ये किसने दिया? ये सिद्धांत दिया फिशर ने। ब्याज का ऑस्ट्रियाई सिद्धांत ये किसने दिया था? बॉम बावर्क। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी तरलता अधिमान सिद्धांत ये किसने दिया? ये सिद्धांत दिया किन्स ने। तो देखिए जो किन्स का जो तरलता अधिमान सिद्धांत है इसके कितने उद्देश्य है? इसके कुल 3 उद्देश्य। कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य। तो देखिए पहला उद्देश्य क्या है? लेन देन या सौदा उद्देश्य। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य और या सुरक्षा उद्देश्य। तीसरा है सट्टा उद्देश्य यानी स्पेक्युलेटिव मोटिव, जिसका हमने क्वेश्चन देखा था पहले, दूसरा क्वेश्चन देखा था। तो देखिए जो हमारा देखिए किन्स की जो मुद्रा की मांग है उसके कितने 3 उद्देश्य है। इसमें से जो पहले 2 उद्देश्य है वो किस पर निर्भर करते हैं? वो आय पर। किस पर? आय पर निर्भर करते हैं, आय से संबंध रखते हैं, आय का फलन होते हैं। जबकि जो तीसरा उद्देश्य है मुद्रा की मांग का सट्टा उद्देश्य ये किसका फलन होता है? ये होता है ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो देखिए जो किन्स की जो मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करती है? वो देखिए एक तो निर्भर करती है आय पर, आय का फलन होती है, प्लस ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए किन्स की जो मुद्रा की मांग है इन 2 तत्वों पर निर्भर, 2 चरों पर निर्भर करती है। एक क्या है? आय और एक है ब्याज दर। तो देखिए जो आय है, आय का संबंध इन पहले 2 उद्देश्यों से है और जो तीसरा उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य उसका संबंध ब्याज दर से है। अब देखिए जो पहले 2 उद्देश्य है लेन देन और सतर्कता उद्देश्य, उनके लिए जो मुद्रा की मांग का जो समीकरण बनेगा उसको अम1 से लिख सकते हैं या हम अल1 से भी लिख सकते हैं। तो देखिए अम1 बराबर क्या है? अल1 और ये फलन किसका है? y का। ये किसका फलन है? y यानी आय का फलन है, आय का फलन है। और जो सट्टा उद्देश्य है इसके लिए सूत्र क्या है? अम2। इसको हमने अम1 माना इन दोनों के लिए, 1 और 2 के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम आय का फलन है। और जो दूसरा है अम2 ये किसका फलन है? ये ब्याज दर का फलन है। तो इसका समीकरण ऐसे बनेगा। अब आगे चलकर हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे। तो जो ये जो दिख रहा है ये सट्टा उद्देश्य वाला हमने ऊपर देखा वही था कि जो ब्याज दर पर निर्भर करता है और क्या है? अब इसका समीकरण ये। अब देखिए मुद्रा की कुल मांग, यहाँ पर क्या है? मुद्रा की कुल मांग, इसका फलन क्या बनेगा? तो देखिए मुद्रा की कुल मांग को हम क्या लिखेंगे? अम1 प्लस अम2 लिखेंगे, क्योंकि इस पहले 2 उद्देश्य इसमें आ जाएंगे और तीसरा इसमें आ जाएंगे। तो ये मिलकर क्या बनेगी? मुद्रा की कुल मांग बनेगी। अब देखिए ये इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इन दोनों के समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहला समीकरण ये हो गया जो कि आय का फलन है, दूसरा समीकरण क्या था? जो ब्याज दर का फलन है। इस प्रकार जो मुद्रा की मांग है वो किसका फलन है? आय का और ब्याज दर का फलन। तो ये दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुद्रा की इसका जो मुद्रा की मांग का जो समीकरण है वो कौन सा है? तो देखिए उसमें प्रश्न आ सकता है कि m बराबर L1 y प्लस L2 r, ये किन्स की मुद्रा की मांग का समीकरण है। ये समीकरण भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे समीकरण पूछ सकते हैं कि किन्स की मुद्रा की मांग का समीकरण कौन सा सही है। अब देखिए आगे चलते हैं। तरलता पसंदगी, तरलता पसंदगी। तो देखिए जो किन्स का सिद्धांत है उसका क्या नाम है? तरलता पसंदगी सिद्धांत। तो किन्स की जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है किन्स की, उसमें जो एक स्थिति है तरलता जाल, क्या है? तरलता जाल, उसको समझते हैं हम। तो देखिए जैसे यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, यहां पर मुद्रा की मांग और यहां पर ब्याज दर। तो देखिए ये जो है ये जो इसका जो वक्र है ये ऐसे बनेगा। तो देखिए यहां पर एक स्तर है, ये है, ये देखिए ब्याज का जो ये स्तर है इसको मान लेते हैं R0, ये ब्याज का एक स्तर है। तो इस स्तर से ब्याज दर क्या नीचे नहीं आती,
तरलता जाल क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जहां से ब्याज दर में गिरावट नहीं होती। जो मुद्रा की मांग का जो मुद्रा की जो मांग है, ये जो वक्र है, ये क्या है? पूर्णतया लोचदार हो जाता है। क्या होता है? पूर्णतया लोचदार। मुद्रा की मांग वक्र क्या है? पूर्णतया लोचदार हो गया। यहाँ पर देखिए, ये जो वक्र है अगर ऐसे होता तो इसको बोलते हैं बेलोचदार। जो खड़ा होता है उसको बेलोचदार, और ये जो ऐसा होता है इसको लोचदार, पूर्णतया लोचदार बोलते हैं। तो देखिए, ये वक्र ऐसे जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है? जो मुद्रा की मांग वक्र है वो क्या है? तरलता जाल की स्थिति में पूर्णतया लोचदार है। तो देखिए, ब्याज की निम्नतम दर पर मुद्रा की मांग वक्र क्या हो जाता है? पूर्णतया लोचदार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की मांग वक्र की स्थिति क्या होती है? तो पूर्णतया लोचदार। ये जो मांग वक्र होता है ये क्या होता है? पूर्णतया लोचदार होता है। और जो मुद्रा की पूर्ति है, इसमें हम अगर कमी या वृद्धि करेंगे तो भी ब्याज दर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, हम इसको बढ़ा देंगे तो भी ब्याज दर R0 रहेगी, और मुद्रा की पूर्ति को हम घटा देंगे तो भी ब्याज दर R0 रहेगी। यानी मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि का तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूं कि ये लाइन आपको अच्छी से समझ में आ गई हो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप। तरलता जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप में सभी संभावित निवेशक भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। जो तरलता जाल की स्थिति है, देखिए ये जो है यहां से ये तरलता जाल की स्थिति, ये वाली स्थिति क्या है? तरलता जाल। तो इस स्थिति में देखिए ब्याज दर क्या है? R0। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्याज दर क्या होती है? एक निम्नतम स्तर पर स्थिर है। तो इस स्थिति में लोग क्या सोचते हैं कि अभी ब्याज दर क्या है? कम है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगी, इससे नीचे तो जा नहीं सकती। तो लोग क्या करते हैं? भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की अपेक्षा करते हैं, यानी भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगी, इससे नीचे स्तर पर तो जा नहीं सकते। अब देखिए, ब्याज दर एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं आती। देखिए इस स्तर, ये जो R0 स्तर है, इससे ब्याज दर नीचे नहीं आती है। पूर्णतया लोचदार लिक्विडिटी प्रेफरेंस वक्र के समक्ष एक सामान्य मजदूरी कटौती की नीति प्रभावपूर्ण नहीं रह पाती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसको रट ले आप, या पूरी तरह से अच्छे से कंठस्थ कर ले, समझ ले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? पूर्णतया लोचदार लिक्विडिटी प्रेफरेंस वक्र के समक्ष एक सामान्य मजदूरी कटौती की नीति प्रभावपूर्ण नहीं रह पाती। यानी जब अर्थव्यवस्था क्या हो? तरलता जाल की स्थिति में हो। कहां पर हो? तरलता जाल की स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में क्या करें कि अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में कमी लाने के लिए मजदूरी में कमी की जाती है। तो मजदूरी में कमी करके रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये जो नीति है ये काम में नहीं आएगी। मजदूरी कटौती की जो नीति है ये प्रभावपूर्ण नहीं है। इसकी सहायता से मांग को नहीं बढ़ाया जा सकता है, रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा करता हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ गई है। और देखिए, ब्याज दर घटकर कभी 0 नहीं होती। ये भी मैंने एक क्वेश्चन से उठाई हुई लाइन है कि देखिए, ये जो R0 स्तर है, ब्याज दर का जो R0 स्तर है, इससे नीचे ब्याज दर कभी नहीं आती। यानी ब्याज दर 0 हो ही नहीं सकती, इससे नीचे नहीं आ सकती, मतलब ब्याज दर 0 नहीं हो सकती। तो ब्याज दर घटकर 0 नहीं होती। लोग बांड की अपेक्षा तरल मुद्रा को अधिक रखते थे। देखिए, जब ब्याज दर है क्या? ब्याज दर एक न्यूनतम स्तर पर है। ब्याज दर कहां पर है? न्यूनतम स्तर पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? जो बांड है उसको रखने से क्या है? कोई भी ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो लोग क्या करेंगे? बांड की जगह क्या रखेंगे? मुद्रा को रखेंगे। जो मुद्रा है उसको केस में अपने पास जमा कर लेंगे बांड की जगह। तो देखिए, यहां पर एक स्थिति बता देता हूं, बांड और ब्याज दर। तो देखिए, जो बांड है, बांड की कीमत, एक चीज तो क्या होगी? बांड की कीमत, और दूसरी चीज है ब्याज दर। बांड की कीमत और ब्याज दर, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि जो बांड की कीमत है और ब्याज दर, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो भी क्या होता है? एक विपरीत संबंध होता है।
कि जहां पर ब्याज दर क्या होती है, ब्याज दर अधिक होती है, वहां पर बॉन्ड की कीमत क्या होती है, कम होती है, और जहां पर ब्याज दर क्या होती है, कम, वहां पर बॉन्ड की कीमत क्या होती है, अधिक होती है। तो इन दोनों के बीच भी क्या होता है, एक विपरीत संबंध होता है। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। यहां पर लिखा है मैंने ये पॉइंट, ब्याज दर व बॉन्ड की कीमतों में संबंध। तो ब्याज दर और बॉन्ड की कीमतों में संबंध कौन सा होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, एक विपरीत संबंध होता है। जब ब्याज दर क्या होती है, ब्याज दर कम होती है, तो ब्याज दर कम है यानी बॉन्ड की कीमतें क्या होगी, अधिक है, बॉन्ड की कीमतें क्या है, अधिक है। अब अगर ब्याज दर क्या हो, अधिक, माना कि ब्याज दर अधिक हो तो बॉन्ड की कीमत क्या होगी, कम होगी। तो देखिए ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत, इनमें क्या होता है, विपरीत संबंध। अब एक चीज और लेते हैं, बॉन्ड से आय, बॉन्ड से आय और बॉन्ड की कीमत, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, विपरीत। इन दोनों के बीच भी विपरीत संबंध होता है। तो देखिए जब बॉन्ड की कीमत क्या हो, अधिक, तो बॉन्ड से आय क्या होगी, कम होगी। यानी बॉन्ड की कीमत अधिक यानी बॉन्ड महंगे मिलेंगे तो बॉन्ड से आय कम होगी, और बॉन्ड की कीमत अगर क्या होगी, कम, यानी बॉन्ड सस्ते मिल रहे हैं तो उससे आय क्या होगी, अधिक होगी। ये ध्यान रखना। तो देखिए बॉन्ड से आय और बॉन्ड की कीमत में विपरीत संबंध है, यानी बॉन्ड से जो आय है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। यहां पर देखिए जब बॉन्ड की कीमत क्या है, अधिक, यहां पर देखिए जब बॉन्ड की कीमत क्या है, अधिक, बॉन्ड की कीमत अधिक, तो बॉन्ड से जो आय है वो क्या है, बॉन्ड से आय कम। तो देखिए इन दोनों के बीच तो क्या है, विपरीत संबंध। जबकि देखिए ब्याज दर कम है और बॉन्ड से आय भी कम है, तो इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है। अब आगे देखते हैं, तरलता जाल में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर ब्याज दर, निवेश व रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करेंगे तो उससे ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह भी हमने पढ़ा कि जो तरलता जाल है, ये चित्र रहा है, इसका ऊपर चित्र को ही देख लेते हैं। ये तरलता जाल की स्थिति में ये चित्र है। तो देखिए तरलता जाल है, तरलता जाल में अगर मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ब्याज दर क्या रहेगी, R0। जब ब्याज दर में परिवर्तन नहीं आएगा तो निवेश में भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अगर जैसे ब्याज दर में कमी होती तो निवेश बढ़ता है, लेकिन ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मनी सप्लाई में वृद्धि हो या कमी हो, तो ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो निवेश भी नहीं बढ़ेगा, और निवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो रोजगार में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर ब्याज दर, निवेश व रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तरलता जाल की स्थिति में होता है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में, ये ध्यान रखना। अब देखिए जब इन्फ्लेशन, ये अलग पॉइंट है, जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति ब्याज दर से अधिक हो, यानी मुद्रास्फीति, स्फीति किसको कहते हैं, कीमतों में वृद्धि, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब स्फीति कीमतों से अधिक हो, यानी महंगाई ब्याज दर से अधिक हो। महंगाई क्या है, महंगाई ब्याज दर से ज्यादा होगी, यानी ये ब्याज दर से महंगाई क्या है, ज्यादा, यानी माना कि ब्याज दर 6% है और महंगाई 8% है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्याज दर, जो वास्तविक ब्याज दर है वो क्या हो गई, वो हो गई -2%, यानी जो वास्तविक ब्याज दर क्या होगी, ऋणात्मक हो गई। यहाँ पर वास्तविक ब्याज दर क्या होगी, इस स्थिति में ऋणात्मक होगी। ये भी पॉइंट मैंने एक क्वेश्चन से उठाया हुआ है कि जब मुद्रास्फीति की दर ज्यादा हो ब्याज दर की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक ब्याज दर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब देखिए वापस तरलता पास का एक क्वेश्चन आया, वह स्थिति है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होने के कारण लोग धन को अपने पास निष्क्रिय रूप में रखते हैं। तो ये तरलता जाल की स्थिति में अभी पढ़ा ही है हमने कि ये जो तरलता जाल की स्थिति में क्या है कि ब्याज दर नीचे के स्तर में होती है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या है, नकद के रूप में ज्यादा मुद्रा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि देखिए लोग निष्क्रिय रूप में अपने पास मुद्रा को रखते हैं। जब ब्याज दर में कमी होती है तो क्या होता है, ये देखते हैं हम।
अब देखिए ये पॉइंट देखते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर में कमी होती है तो क्या होता है। तो अभी देखा हमने यहाँ पर क्या है, बंध पत्र यानी बॉन्ड लिखा हुआ है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत, बॉन्ड कीमत, इन दोनों के बीच क्या कौन सा संबंध होता है, विपरीत। तो देखिए ब्याज दर में कमी होती है तो बॉन्ड का मूल्य क्या होगा, बॉन्ड का मूल्य अधिक होगा यानी बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा, बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा। और बंध पत्र से जो प्रतिफल यानी आय, प्रतिफल यानी आय, वो क्या होगी, वो कमी, उसमें कमी होगी, क्योंकि ब्याज दर और जो आय, बॉन्ड से आय और ब्याज दर में सीधा संबंध है। यहाँ पर देखिए कि जो ब्याज दर है उसका बॉन्ड की कीमत से तो क्या संबंध है, विपरीत। लेकिन बॉन्ड से जो आय है, जो बॉन्ड से जो आय होती है उससे क्या है, सीधा संबंध है यानी प्रत्यक्ष संबंध है। अब देखिए तरलता प्रत्यागम के नाम से जाना जाता है, तरलता प्रत्यागम, इसके नाम से किसको जाना जाता है, रेडक्लिफ दृष्टिकोण। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि तरलता प्रत्यागम को किसके नाम से जाना जाता है, तो रेडक्लिफ दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैं जितने भी पॉइंट बढ़ा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, वहां से मैंने ये सारे पॉइंट लिए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, और आप इसमें से एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई भी रिपीट होता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, प्लस आपका पूरा टॉपिक भी एक साथ क्लियर हो रहा है। अब देखिए तरलता का अभाव, तरलता अभाव का क्या तात्पर्य है, वह स्थिति जिसमें मुद्रा बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति है। जो मुद्रा बाजार है, अगर मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो, कमी, मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो, कमी, तो उसको क्या बोलते हैं, तरलता का अभाव। और अब देखिए साख का अभाव का क्या मतलब है, वह स्थिति जिसमें ऋण बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति हो। तो देखिए मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी हो, मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी हो तो उसको बोलते हैं तरलता का अभाव। अगर ऋण बाजार, ऋण बाजार, ऋण बाजार में मुद्रा की कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं, साख का अभाव। अब आगे देखते हैं, अब देखिए ब्याज का जो सिद्धांत है उससे संबंधित कुछ कथन है, और कौन सा कथन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है वो है। तो देखिए ब्याज मौद्रिक प्रघटना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आया हुआ है, ये काफी बार पूछा गया। ब्याज क्या है, मौद्रिक प्रघटना। ब्याज को मौद्रिक घटना किसने माना है, किन्स ने। ब्याज को मौद्रिक घटना किसने माना है, किन्स ने। जबकि ब्याज को अमौद्रिक घटना, अमौद्रिक घटना किसने माना है, फिशर ने। तो देखिए किन्स क्या मानता है, किन्स ब्याज को मौद्रिक घटना मानता है, और फिशर ये मानता है अमौद्रिक। और तीसरा क्या है, क्लासिकल, क्लासिकल अर्थशास्त्री ब्याज को क्या मानते हैं, वास्तविक घटना। जो क्लासिकल है वो क्या मानते हैं, वास्तविक, जो क्लासिकल है वो क्या मानते हैं, वास्तविक घटना मानते हैं। किन्स मानते हैं, किन्स मौद्रिक, क्या मानते हैं, किन्स मौद्रिक मानते हैं, फिशर अमौद्रिक। किन्स मौद्रिक, फिशर अमौद्रिक। क्लासिकल वास्तविक, क्लासिकल वास्तविक। और विक्सेल, विक्सेल क्या मानता है, विक्सेल ब्याज को मौद्रिक अमौद्रिक प्रघटना दोनों मानता है। जो विक्सेल है वो क्या मानता है, मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों तरह की प्रघटना मानता है ब्याज को। अब आगे देखते हैं, आगे कथन है कि कौन सा कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा। तो देखिए ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, ये कथन किसका, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, ये कथन है किन्स का। ब्याज उपभोग त्याग का पुरस्कार है, यानी उपभोक्ता, जैसे उपभोक्ता उसके पास, जैसे एक व्यक्ति है उसके पास कितने 100 रुपए है, ठीक है, तो वह माना कि किसी को उसमें से 20 रुपए क्या देता है, उधार, क्या देता है, उधार। तो उस 20 रुपए में उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 20 रुपए पर उसको क्या मिलता है, ब्याज। तो अब उसके पास 80 रुपए, तो वह 80 रुपए का उपभोग कर सकता है, लेकिन जो उसके 20 रुपए थे उसको, उसके उपभोग से वह क्या हो गया, वंचित। तो यानी इसके 20 रुपए का उपभोग का उसको क्या करना पड़ा, त्याग। तो ये सिद्धांत किसने दिया, मिल ने, कि ब्याज उपभोग त्याग का पुरस्कार है। मार्शल ने क्या कहा, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यानी जो 20 रुपए उधार दे दिए
वो अब भविष्य में वापस मिलेंगे, तब तक उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार, ये किसने कहा, ये मार्शल ने कहा। और अगला क्या है, समय अधिमान, टाइम प्रेफरेंस, ये किसने कहा, ये फिशर ने कहा। ये समय अधिमान ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया। एक तो ये पहला काफी बार पूछा गया कि तरलता के त्याग का पुरस्कार, ये किसने कहा। और समय अधिमान ये फिशर का समय अधिमान सिद्धांत, ये ब्याज का पूरा सिद्धांत है। तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं ब्याज के 7 सिद्धांत, 7 थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के जो अलग अलग 7 सिद्धांत है वो देखते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, प्रोडक्टिविटी थ्योरी। प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो देखिए ब्याज का उत्पादकता सिद्धांत ये फिजियोक्रेट्स और जर्मन अर्थशास्त्रियों ने दिया। किसने दिया, फिजियोक्रेट्स और जर्मन अर्थशास्त्रियों ने। तो ये सिद्धांत वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका बेसिक देख लेते हैं कि ये वाला सिद्धांत पूंजी की उत्पादकता के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का भुगतान क्यों किया जाता है, तो पूंजी की उत्पादकता के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मांग पक्ष की ओर से व्याख्या करता है। कौन से पक्ष की ओर से, मांग पक्ष की ओर से व्याख्या करता है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं हम। तो देखिए दूसरा सिद्धांत क्या है, ब्याज का संयम या प्रतीक्षा सिद्धांत। ब्याज का संयम सिद्धांत या एब्सटिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या और वेटिंग थ्योरी, एब्सटिनेंस या और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ये सिद्धांत किसने दिया, तो एक तो है क्लासिकल अर्थशास्त्री सीनियर और एक क्या है, जेएस मिल। ये दोनों अर्थशास्त्री, एक तो क्या है सीनियर और दूसरा है जेएस मिल। इन दोनों का संबंध इस सिद्धांत से है, ब्याज का प्रतीक्षा या संयम सिद्धांत। तो देखिए जेएस मिल का क्या कथन है, ब्याज संयम का मात्र पारिश्रमिक है। ब्याज क्या है, संयम का एक पारिश्रमिक मात्र है। और ये जो सिद्धांत है ये पूर्ति पक्ष से ब्याज की व्याख्या करता है। देखिए पहला सिद्धांत क्या है, मांग पक्ष से, जबकि एब्सटिनेंस थ्योरी पूर्ति पक्ष यानी सप्लाई साइड से ब्याज की व्याख्या करता है। और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी आय का उपभोग करने की बजाय बचत की है। ब्याज किन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी आय का उपभोग करने की बजाय क्या किया, आय की बचत की है। तीसरा सिद्धांत क्या है, तो देखिए हमारा ये अगला सिद्धांत क्या है, ब्याज का जो अगला सिद्धांत है वो क्या है, वो है एगियो ऑस्ट्रियन थ्योरी, यानी ब्याज का एगियो ऑस्ट्रियाई सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ब्याज का एगियो ऑस्ट्रियाई सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया सबसे पहले जॉन रॉय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जॉन रॉय। उसके बाद बॉम बावेर्क, ये 2 अर्थशास्त्री, इनका नाम याद रखना। सबसे पहले जॉन रॉय, बाद में बॉम बावेर्क। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और इसमें से भी, इन दोनों में से देखिए ये जो बॉम बावेर्क, इनका नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनका नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो ब्याज का एगियो ऑस्ट्रियन सिद्धांत, ब्याज का एगियो सिद्धांत या ऑस्ट्रियन सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बॉम बावेर्क द्वारा दिया गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ब्याज इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लोग भविष्य की तुलना में वर्तमान वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं। लोग भविष्य की तुलना में क्या करते हैं, जो वर्तमान वस्तुएं हैं उनको अधिक पसंद करते हैं। भविष्य की तुलना में वर्तमान वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, लोग भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक पसंद करते हैं, वर्तमान में वस्तुएं खरीदना अधिक पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे, लोग वर्तमान में बचत नहीं करना चाहेंगे। तो लोगों को वर्तमान में बचत करने के लिए प्रेरित करने हैं तो क्या आवश्यक है कि लोग वर्तमान में बचत करें। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि उन लोगों को ब्याज दिया जाए जिससे कि वो पूंजी बचाने के लिए प्रेरित हो। अतः लोगों को पूंजी बचाने के लिए प्रेरित करने हैं तो प्रीमियम कीमत दी जानी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, ब्याज।
अब देखिए ये चौथा सिद्धांत है जो कि क्या है, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है, जो कि फिशन ने दिया है। ये मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसी क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लाइट चली गई है तो इस क्लास को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। ये आगे लोनेबल फंड थ्योरी। तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लाने वाला हूँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।